क्या हो अगर अपनी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान किसी और दुनिया में किसी कमजोर शरीर में रिग्रेस हो जाए और वहां पर वह अपना ही किंगडम स्थापित करे। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है, जिसमें आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कहानी शुरू होने वाली है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लुहार के बारे में बताया जाता है, जो एक छोटे से स्टोर का मालिक होता है। एक दिन उसकी किस्मत तब बदल जाती है जब उसको कायरो किंगडम की सेना के लिए युद्ध में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स बनाने का मौका मिलता है। और युद्ध खत्म होने के बाद उसको कायरो किंगडम में अपनी जमीन मिलती है, जिसके कारण उस लुहार को बैरन बना दिया जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम एक जवान लड़के को देखते हैं, जिसका नाम रोमन डिमिट्री होता है, जो किसी भिखारी से उस लुहार की कहानी सुन रहा होता है। और दूर खड़ा उसका पर्सनल नौकर यही सोच रहा होता है कि जिस कहानी को यंग मास्टर सुन रहे हैं, ये कहानी तो सब जानते हैं। तभी हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रोमन अपने नौकर से पूछ रहा होता है, तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं डिमिट्री फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूं, और ये सैलामेंडर कॉन्टिनेंट पर स्थित कायरो किंगडम है, और मुरिम की दुनिया जैसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मुरिम वर्ल्ड से होता है, जो डिमिट्री फैमिली के बड़े बेटे के शरीर में रिग्रेस हो गया होता है। और ये सब सुनकर रोमन का नौकर कंफ्यूज हो रहा होता है कि आज यंग मास्टर ऐसे सवाल कैसे पूछ रहे हैं। वह रोमन के नशे में होने के बारे में सोचता है, क्योंकि रोमन अपनी फैमिली का बिगड़ा हुआ बेटा होता है, जो हमेशा नशे और औरतों में चूर रहता है, जिसके कारण उसको बिगड़ी हुई औलाद भी कहा जाता है। तभी नौकर उससे कहता है कि लॉरेंस फैमिली की वारिस उससे मिलना चाहती है। वह रोमन की मंगेतर होती है, पर रोमन उससे मिलने से मना करके उसे इस लैंड के सबसे पुराने इंसान के पास ले जाने के लिए कहता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वो बूढ़ा व्यक्ति रोमन को सब कुछ बता देता है। रोमन उसका शुक्रिया करके वहां से निकल जाता है। तभी हमें रोमन की बॉडी में रिग्रेस हुए इंसान के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम बेक जोंग युक होता है, जो अपनी दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट था। और अचानक से वो रोमन डिमित्री की बॉडी में रिग्रेस हो जाता है। अचानक से बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रोमन बाहर जाकर देखता है तो कुछ लोग एक छोटे कमजोर लाल बालों वाले लड़के को मार रहे होते हैं। वो गुंडे ब्लड फैंग गैंग के सदस्य होते हैं, जिन्हें देखकर रोमन का नौकर डर जाता है। ब्लड फैंग गैंग टिमित्री टेरिटरी और उसके आसपास के इलाकों में अपने सभी गैर कानूनी कामों के लिए बदनाम होती है। तभी नौकर बताता है, शायद इस लड़के ने ब्लड फैंग से बड़ा उधार लिया होगा, और रोमन को इन्हें इग्नोर करने के लिए कहता है। पर रोमन वहां से पहले ही उन गुंडों की तरफ जा चुका होता है। ब्लड फैंग के लोग उसे पहचान लेते हैं और रोमन को इन सब से दूर रहने के लिए कहते हैं। रोमन अपने नौकर को इस दुनिया के नियम बताने के लिए कहता है और पूछता है कि इस व्यवहार के लिए क्या सजा होनी चाहिए। नौकर रोमन से कहता है कि भले ही उस लड़के ने उनसे उधार लिया हो, पर उसके साथ ऐसा करना गलत है, और यहाँ तक कि उन्होंने आपकी यानी डिमित्री फैमिली के सबसे बड़े बेटे की भी बेइज्जती की है, जो कि गंभीर सजा के योग्य है। रोमन एक लकड़ी की स्टिक उठाकर ब्लड फैंग के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वे गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं। रोमान उन्हें समाज की गंदगी बताकर अपने साथ गलत तरीके से बात करने की सजा देने के लिए पूरी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ता है। वे गुंडे भी उस पर अटैक करते हैं, पर रोमान इतना तेज होता है कि वह एक गुंडे को एक ही वार में मार देता है, जिसे देखकर बाकी गुंडे डर जाते हैं और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर रोमान एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। मारते हुए रोमान सोचता है कि जब उसकी आंख रोमान की बॉडी में खुली थी, तब उसके पास वाली टेबल पर कुछ ड्रग्स की दवाइयां और एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा होता है कि कायरो किंगडम हमेशा से युद्ध करता रहा है, और हर बड़े परिवार से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करना होता है। और इसी बात से डरकर असली रोमान ने आत्महत्या कर ली थी। पर अब इस बॉडी का मालिक हेवनली कल्ट का लीडर बेक जोंग ह्यूक होता है। प्रेजेंट में रोमान सभी गुंडों को मार चुका होता है। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोग रोमान को ऐसे देखकर काफी डर जाते हैं। रोमान उन सबसे कहता है, अगर किसी को इन गुंडों को दी गई मेरी पनिशमेंट पसंद नहीं आई, तो वह मुझसे आकर मिल सकता है। बार्क जूंग ह्यूक, जो अपनी ताकत के दम पर मुरिम की दुनिया में सबसे ऊपर था, जिसने हजारों लोगों को जो उसके खिलाफ गए थे, उन सबको मार डाला था और खून की नदियां बहा दी थीं, और उसका हेवनली डीमन कल्ट पूरे मुरिम वर्ल्ड पर राज करता था। पर अब वे किसी और की बॉडी में हैं। रोमन अपने खून से सने हाथों को देखकर यही सब सोच रहा होता है, और अपने नौकर हंस को गार्ड्स बुलाकर यह सब समेटने के लिए कहता है। रोमन अपनी कमजोर बॉडी के बारे में सोचता है और जल्द से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने और अपने आप को ताकतवर बनाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी पीछे से वे लाल बालों वाला लड़का रोमन को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है।
पर रोमन उससे कहता है कि उसने ये सब सिर्फ ब्लड फैंग के नियम तोड़ने पर किया, और वे लड़के को धमकाता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सब कुछ सच सच बताओ। वे लड़का रोमन को बताता है कि कैसे उसके माँ बाप ने ब्लड फैंग से खेती करने के लिए पैसे उधार लिए थे, और हम सारे पैसे उनको वापस चुका देते अगर हम अपनी फसल बेच देते। पर उन ब्लड फैंग के कुत्तों ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी ताकि हम उनका कर्ज न चुका पाएं। पर मुझे बाद में पता चला कि वे लोग मेरी छोटी बहन के पीछे थे। वे लड़का रोमन को अपनी बहन को बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। रोमन को उस लड़के की गुस्से से भरी आंखें देखकर उसकी दुनिया के उसके साथी फोर हेवनली डीमंस में से एक मार्ड डीमन की याद आती है। रोमन उसका नाम पूछता है और वे लड़का अपना नाम केविन बताता है। रोमन जाते हुए उसे दिलासा देता है और सच्चाई का खुद से पता लगाने के लिए कहता है। रोमन उस केविन के साथ लंबे रिश्ते बनाने के बारे में सोचता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डिमिट्री टेरिटरी में एक कैरेज दाखिल होती है जिसमें लेडी फ्लोरा होती है जो लॉरेंस फैमिली की वारिस होती है और रोमन से मिलने के लिए आई होती है। तभी हमें एक महीने पहले लॉरेंस मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लेडी फ्लोरा के पिता उसको रोमन से पॉलिटिकल शादी के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि उनकी टेरिटरी के हालात सही नहीं होते और इन सब से बचने के लिए उन्हें ये शादी करनी होगी। ये सब सुनकर फ्लोरा काफी परेशान होती है, पर उसको ज्यादा परेशानी डिमिट्री टेरिटरी में अपनी सारी जिंदगी बिताने से होती है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, पर उसके पिता उसकी बात सुनने से साफ मना कर देते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। लेडी फ्लोरा डिमिट्री मैंशन में आती है, जहां पर हांस उनको लेकर जाता है। फ्लोरा का प्लान डिमिट्री परिवार के दूसरे बेटे से शादी करने का होता है, जो रोमन से कई ज्यादा काबिल होता है, पर रोमन के कहने पर उसकी सगाई फ्लोरा से होती है। फ्लोरा रोमन से पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रही होती है और रोमन से इस शादी को करने से मना कर देती है, और रोमन भी यही चाहता है, जिसको सुनकर फ्लोरा शॉक हो जाती है। रोमन एक्टिंग करते हुए अपनी बुराई करता है और अपने आप को फ्लोरा के काबिल नहीं बताता। फ्लोरा ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। रोमन इसको जरूरी काम बताकर अपने पिता से खुद ही बात करने के लिए कहता है। फ्लोरा उसे पीछे से रोकते हुए उससे पूछती है, तुम ही तो पहले इस शादी को बिना किसी कंडीशन के करना चाहते थे, तो फिर अचानक से अब क्या हुआ? पर रोमन उसको इन सब के बारे में चिंता ना करने के लिए कहता है और सारे इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए कहता है और अपने पिता के ऑफिस में चला जाता है। कुछ देर बाद अंदर से उसके पिता के चिल्लाने की आवाज आती है। उसके पिता ये सब सुनकर बहुत गुस्से में होते हैं और उससे कहते हैं कि लॉरेंस के साथ तुम्हारी शादी से डिमिट्री परिवार अपनी जगह नोबिलिटी में आसानी से बना सकता है, जिसके लिए तुम्हें उस नोबल लड़की से शादी करनी होगी। और ये तो तुम ही चाहते थे, तो अब तुम्हें क्या हुआ? रोमन अपने पिता से माफी मांगता है, पर उसके पिता पानी का गिलास उसके सिर पर दे मारते हैं और उससे कहते हैं कि अगर ये सब सही होता तो मैं तुम्हारे बैटलफील्ड में जाने को रोकने की कोशिश करता, पर अब तुम्हें 6 महीनों में बैटलफील्ड में जाना होगा। और फिर रोमन से ब्लड फैंग के साथ हुई घटना के बारे में पूछते हैं कि तुमने उन सबको अकेले ही सजा दी या किसी ने तुम्हारी मदद की होगी, और कहते हैं ब्लड फैंग एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और तुम अपने बेटे होने का फर्ज भी सही से पूरा नहीं कर सकते, और अब तुम्हें ये सब खुद ही संभालना होगा। रोमन अपने पिता से पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है। ये सब सुनकर बैरन शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वे सोच रहे होते हैं कि रोमन उनसे मदद की भीख मांगेगा। रोमन रूम से बाहर निकल आता है और अपना खून साफ करता है। फ्लोरा उससे ये सब करने के लिए पागल कहती है और ब्लड फैंग के बारे में रोमन को वॉर्न करती है। फ्लोरा ने बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन ली होती है और वे रोमन को अपने पिता बैरन से मदद की भीख मांगने के लिए कहती है। रोमन फ्लोरा को मना करता है और उसे अभिमानी बताता है, और उसके एंगेजमेंट तोड़ने की बात करने पर फ्लोरा उसकी परिस्थितियों को न समझने की बात कहती है, और जब रोमन पूरी जिम्मेदारी लेने की बात करता है तो फ्लोरा काफी चिंतित हो जाती है और एंगेजमेंट तोड़ने की बात करते ही रोमन उसे अपने फैसलों के बीच में आने से मना कर देता है। ये सुनकर फ्लोरा को काफी बुरा लगता है और रोमन उसे अपने अपने रास्ते जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। फ्लोरा वहां खड़ी सोचती है कि ये आखिरी बार है जब हम मिल रहे हैं। रात के वक्त हमें डिमिट्री फैमिली के मैंशन के अंदर रोमन के माता पिता आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। रोमन की माँ उसके पिता को ज्यादा शराब पीने से मना कर रही होती हैं, पर उसके पिता बारोन रोमन पर हाथ उठाने को लेकर परेशान हो रहे होते हैं। रोमन के पिता रोमन से सच में बहुत प्यार करते हैं। रोमन के पिता बताते हैं कि कैसे जब वे सिर्फ एक कमॉनर थे तब उनके पिता उन्हें कभी कभी मारा करते थे, पर नोबल बनने के बाद उन्होंने अपने आप से रोमन पर हाथ न उठाने का वादा किया था, और वे कहते हैं कि रोमन हमारे कठिन समय में भी हमारे साथ ही था। ये सब सोचकर बारोन काफी परेशान हो जाते हैं
और उनकी वाइफ उन्हें दिलासा देती हैं और बारोन को अपने बच्चों के प्रति अपने फर्ज की याद दिलाती हैं। फिर रोमेरो बारोन को ब्लड फैंग के जरिए अपने और रोमन के बीच सब कुछ सही करने के लिए कहती है और बताती है कि आप कैप्टन जॉनथन को रोमन की मदद करने के लिए भेज सकते हो। बारोन ये सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं। तभी बारोन एक नौकर को वहां बुलाकर कैप्टन जॉनथन को बुलाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोमन का नौकर हांस ब्लड फैंग से डरकर रोमन को बाहर जाने से रोक रहा होता है और उसे घर वापस जाने के लिए कहता है। रोमन रुककर हांस से ब्लड फैंग के बारे में पूछता है, कब से इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, और हांस को बताता है कि ब्लड फैंग ने अपने बिजनेस राइवल्स को मारकर उनकी ताकत अपनी बनाई है। हम रोमन और हांस को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पर उन्होंने काफी सारा खाना मंगवाया होता है। रोमन हांस को रुककर खाना खाने के लिए कहता है और खुद ब्लड फैंग की छानबीन करने के लिए निकल जाता है। हांस रोमन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर रोमन उसे अपने तरीके से अपनी मदद करने के लिए कहता है और हांस को वहीं छोड़कर चला जाता है। हांस वहां खड़ा सोचता है और अचानक भागकर कैप्टन जॉनथन को ये सब बताने के लिए दौड़ पड़ता है। रोमन सड़क पर चलते हुए ब्लड फैंग के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वे छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल है। रोमन गंभीर होकर सोचता है, अगर मैं उन्हें नहीं पकड़ सकता तो मैं उन्हें खुद बाहर लाऊंगा। वह ये सोचते हुए गलियों में चलता रहता है और सोचता है कि आज डिमिट्री नाइट ऑर्डर की रोजाना ट्रेनिंग का दिन है और इसकी वजह से आज शहर की गलियों की सुरक्षा के लिए सैनिक कम है, इसलिए ये ब्लड फैंग के लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है। इतने में ही कुछ लोग रोमन के पीछे आ जाते हैं और उनमें से एक अचानक रोमन पर चाकू से हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। हांस कैप्टन जॉनथन के पास भागता हुआ आता है और हाफते हुए कैप्टन से कहता है, आपको यंग मास्टर को जल्द से जल्द ढूंढने जाना चाहिए। यंग मास्टर रोमन खतरे में है। सीन वापस रोमन पर आता है जहां पर वो उस हमलावर को मार देता है। दूसरे हमलावर उसे देखकर डर जाते हैं। रोमन मुस्कुराते हुए खंजर हाथ में पकड़कर उन्हें आगे आने के लिए कहता है और दूसरी तरफ हांस कैप्टन जॉनथन को बताता है कि कैसे यंग मास्टर रोमन ब्लड फैंग से लड़ने के लिए अकेले गए हैं। ये सुनकर उन्हें यकीन नहीं होता और वे मजाक में हंसने लगते हैं, पर हांस उन्हें जल्द से जल्द यंग मास्टर रोमन के पास जाने के लिए कहता है। कैप्टन जॉनथन लॉर्ड बैरन की कही हुई बात याद करता है कि रोमन की ब्लड फैंग के साथ हुई समस्या को सॉल्व करो। ये सब सोचकर कैप्टन जॉनथन अपने लोगों के साथ हांस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रोमन को उन दो बचे हुए गुंडों से लड़ते हुए देखते हैं। जैसे ही एक गुंडा रोमन पर हमला करता है, रोमन तेजी से उसके पेट में छुरा घोंप देता है और दूसरे गुंडे के पेट में लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। फिर उसके पास जाकर उसे धमकाते हुए उसके बॉस के बारे में पूछता है। सीन शिफ्ट होता है एक बार के अंदर जहां पर काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां रोमन दाखिल होता है। बार टेंडर उसका स्वागत करता है और पीछे बैठे लोग उसके बारे में फुसफुसाकर बातें करने लगते हैं। बार टेंडर से रोमन कुछ पूछता है, पर बार टेंडर उससे माफी मांगते हुए कुछ भी बताने से मना कर देता है। उसके बाद रोमन उस गुंडे के बताए हुए पासवर्ड को बार टेंडर को बताता है। बारटेंडर ये सब सुनकर अपनी टेबल के नीचे से चाकू उठाता है और अचानक से रोमन उसके मुंह पर ग्लास दे मारता है। वहां पर बैठे सभी लोग असल में ब्लड फैंग के ही लोग होते हैं और वे सब ये देखकर रोमन के ऊपर टूट पड़ते हैं, पर रोमन तेजी से उनमें से 3 लोगों को दूर फेंककर मार देता है। वहां पर मौजूद ब्लड फैंग के सभी साथी ये सब देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि ये वही रोमन डिमेट्री है जिसे वे जानते थे, और रोमन अपनी दुनिया की एक महान टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे सिर्फ सांस लेने से अपनी ची को बढ़ाया जा सकता है। हेवनली डीमन ने थोड़े ही समय में रोमन की बॉडी की मार्शल आर्ट्स को बढ़ा दिया होता है, भले ही ये उसकी पुरानी ताकत के बराबर नहीं थी। तभी ब्लड फैंग के सभी साथी एक साथ रोमन पर टूट पड़ते हैं। सीन कुछ देर बाद दिखाया जाता है। बारटेंडर होश में आ चुका होता है और रोमन उसकी तरफ चलकर आ रहा होता है और उससे गंभीर आवाज में बात करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद कैप्टन जॉनथन अपने साथियों के साथ उस बार में आते हैं जहां पर वे सभी लोगों को अधमरी हालत में पाते हैं। एक सिपाही कैप्टन जॉनथन को बताता है कि यंग मास्टर रोमन लॉरेंस की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि ब्लड फैंग का हेडक्वार्टर्स लॉरेंस में स्थित है। ये सब उसे ब्लड फैंग के एक बचे हुए साथी से पता चलता है। हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। रोमन उस बारटेंडर को टॉर्चर कर रहा होता है, पर वे बारटेंडर उसको कुछ भी बताने से मना करता है। रोमन उसको उसके बेटे की फोटो दिखाते हुए डराता है कि अगर उसने ब्लड फैंग के बारे में उसे कुछ नहीं बताया तो वे उसके बेटे को ढूंढकर मार देगा।
बारटेंडर उससे इनकार करता है कि फोटो वाला लड़का उसका बेटा नहीं है, पर रोमन कहता है कि उन दोनों की शक्ल एक जैसी है। बारटेंडर भड़क कर रोमन को उसकी फैमिली के जरिए उसे धमकाने के लिए शर्म करने को कहता है। रोमन बारटेंडर को बताता है कि कैसे उसे पता चला कि ब्लड फैंग के लोग बदले के लिए खुद को मरवा देते हैं, और उन सब में एक चीज कॉमन है। वे सभी लोग किसी न किसी तरह से ब्लड फैंग के कर्ज में होते हैं, जिसके चलते वे आखिर में खूनी बन जाते हैं। और ब्लड फैंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि वे उन सबसे क्या करवाते हैं, और उनके परिवार को बंधक बना लेते हैं। ये सब सुनकर बारटेंडर रोमन से कहता है कि इन सबसे कुछ भी नहीं बदलेगा, पर रोमन गंभीर आवाज में उसको सही फैसला लेने के लिए कहता है, और अगर वे ऐसा नहीं करता तो रोमन उसके बेटे को तड़पा तड़पा कर मार देगा। ये सब सुनकर बारटेंडर काफी डर जाता है, और रोमन उसे जल्दी फैसला लेने के लिए कहता है। सीन एक गली में स्थित एक घर पर शिफ्ट होता है, जहां पर एक आदमी कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति को बता रहा होता है कि कैसे रोमन ने एक एक करके उनके सभी डिविजन्स को खत्म कर दिया है। ये सब सुनकर सामने बैठा आदमी, जो ब्लड फैंग का लीडर होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि कैसे रोमन डिमिट्री जिसे सोर्ट्समैनशिप एकेडमी ने भी रिजेक्ट कर दिया था, उसने अकेले ही उसके सभी आदमियों को मार दिया। वे रोमन के बारे में पूछता है कि वे इस वक्त कहाँ हैं। उसका आदमी उसको बताता है कि वे डिमिट्री की जमीन से निकल चुका है, और शायद उसे बाहर से हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जैसे ही ब्लड फैंग के बॉस को ये पता चलता है कि रोमन अकेले ही उसके हेडक्वार्टर्स पर अटैक करने आ रहा है, वे अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करने के लिए कहता है, और रोमन को ठिकाने लगाने का आदेश देता है। और दूसरी तरफ लॉरेंस के लॉर्ड के घर में एक मीटिंग हो रही होती है, जिसमें वे लोग बार्को फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि बार्को फैमिली ने गोल्ड बैंक से काफी बड़ा कर्ज लिया है, जिसका इस्तेमाल वे परिवार लॉरेंस के साथ युद्ध में करेगा। लॉरेंस लैंड का लॉर्ड ये सब सुनकर चिंतित हो जाता है। चश्मे वाला व्यक्ति लॉर्ड से कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बार्को फैमिली का पक्ष ले रही है, जिसके चलते हम अपने राज्य को बार्को परिवार से बचा नहीं पाएंगे। वहां पर मौजूद सभी लोग लॉरेंस को बचाने के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड ये सब ऐसे ही चलते रहने से रोकने के लिए कहता है, और अपने राज्य को बार्को फैमिली के हाथों जाने से बचाने की बात करता है। और वे उन सबको याद दिलाता है कि कैसे उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी उस बिगड़ल रोमन से तय की है। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि डिमिट्री परिवार से उन्हें अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। और दूसरी तरफ लेडी फ्लोरा दरवाजे के दूसरी तरफ अपने पिता को रोमन से शादी टूटने की बात कैसे बताए, यही सोचकर इधर उधर घूम रही होती है। तभी एक सैनिक बहुत जल्दी में चिल्लाते हुए कमरे के बाहर आता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लॉरेंस राज्य के गेट पर कैप्टन जॉनथन सैनिकों को गेट खोलने के लिए कह रहे होते हैं, पर लॉरेंस का सैनिक कैप्टन उनसे उनके हथियार छोड़ने के लिए कह रहा होता है। कैप्टन जॉनथन उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर यंग मास्टर रोमन को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी लॉरेंस का एक सैनिक अपने कैप्टन के पास आकर बताता है कि शहर में लॉरेंस प्लाजा पर कुछ बड़ी समस्या हो गई है। ये सुनकर कैप्टन जॉनथन घबरा जाते हैं और गेट तोड़ने की धमकी देते हैं। हम शहर के अंदर देखते हैं, वहां पर सभी लोग डरे हुए होते हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पर हम देखते हैं कि रोमन ब्लड फैंग के लीडर को अधमरी हालत में घसीटते हुए लेकर जा रहा होता है, और वे लीडर उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा होता है। सीन कुछ देर पहले ब्लड फैंग के अड्डे पर शिफ्ट होता है, जहां पर लीडर और उसके सभी साथी हाथों में हथियार लिए रोमन का इंतजार कर रहे होते हैं। उनका लीडर एक अभिमानी हंसी हंसता है कि कैसे वे इतने सारे लोग हैं और रोमन सिर्फ अकेला है, जो उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। पर लीडर की हंसी कुछ देर बाद भयंकर डर में बदल जाती है। उसकी आंखों के सामने रोमन खून से सने हाथों के साथ खड़ा होता है, और उसके सारे साथी मरे हुए पड़े होते हैं। उसके मन में भी एक ही ख्याल चल रहा होता है कि क्या मैं भी मरने वाला हूँ। सीन वापस लॉरेंस प्लाजा पर शिफ्ट होता है। लीडर रोमन से उसको बख्शने की भीख मांग रहा होता है। रोमन उसको जमीन पर पटक कर वहां पर मौजूद लोगों को बताता है कि यह आदमी ब्लड फैंग का लीडर है, और इन्होंने डिमिट्री के राज्य में भी अपने कदम रखने की कोशिश की, और कैसे ये लोगों को कर्जे में डुबाकर उनसे अपने गलत काम कराते हैं। ये सब कहकर रोमन उसको वहीं मौत की सजा सुना देता है और उसे बेरहमी से मारता है। तभी वहां कैप्टन जॉनथन पहुंच जाते हैं, और रोमन को ऐसे देखकर काफी घबरा जाते हैं। चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। सीन लॉरेंस मैंशन में शिफ्ट होता है। वहां पर मौजूद सैनिक काउंट को सब कुछ बताता है कि कैसे रोमन ने ब्लड फैंग के लीडर बैन माइल्स को लॉरेंस प्लाजा के सामने मार दिया है। वहां पर मौजूद काउंसिल के सभी मेंबर रुपीस पब्लिक के सामने उसको मारने के समर्थक नहीं होते। ये सब सुनकर काउंट चौंक जाते हैं
और सोच रहे होते हैं कि जो लड़का मेरा दामाद बनने वाला है, उसने ब्लड फैंग को ठिकाने लगा दिया। काउंट रोमन डिमित्री को बुलाने के लिए कहते हैं। रोमन कैप्टन जोनाथन के साथ कमरे में दाखिल होता है। कैप्टन जोनाथन को देखकर काउंट और सभी काउंसिल मेंबर्स को लगता है कि रोमन की मदद इन सब में कैप्टन जोनाथन ने की होगी। रोमन काउंट को नमस्ते करता है। काउंट उससे पूछते हैं कि उसने इतनी दूर से आकर ऐसा भयानक काम क्यों किया। रोमन काउंट को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे ब्लड फैंग के लोग डिमिट्री राज्य में लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और उसके रोकने पर उस पर हमला कर देते हैं। बाहर खड़ी फ्लोरा एक सैनिक को बुलाकर पूछती है कि क्या वो रोमन डिमिट्री है और वो यहाँ क्या कर रहा है। सैनिक फ्लोरा को सब कुछ डिटेल में बताता है। कमरे के अंदर रोमन बताता है कि उसके बाद उसने ब्लड फैंग के अड्डे पर हमला किया और उसके सभी लोगों को एक एक करके मार दिया। रोमन वाइकाउंट से पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। वाइकाउंट इस मैटर को जानने के लिए कहता है क्योंकि ये सब उनके राज्य में ही शुरू हुआ था, तो वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे और रोमन को बाद में इनाम देने के लिए कहते हैं। रोमन और कैप्टन जोनाथन कमरे से बाहर चले जाते हैं, पर कमरे के अंदर काउंसिल मेंबर्स इस मैटर को इतनी आसानी से जाने देने के लिए मना करते हैं। पर एक मेंबर उसको याद दिलाता है कि रोमन डिमिट्री फ्लोरा का हस्बैंड बनने वाला है, तो ये अच्छा ही है। वाइकाउंट ये सब सुनकर मन ही मन खुश हो रहे होते हैं और फ्लोरा को बुलाने के लिए कहते हैं और ये सब खुद से बताने के लिए कहते हैं। हम रोमन को कैप्टन जोनाथन के साथ डिमिट्री राज्य की तरफ जाते हुए देखते हैं। कैप्टन जोनाथन रोमन से पूछते हैं कि क्या आपको वाइकाउंट को ऐसे टॉन्ट मारने की जरूरत थी? अगर वाइकाउंट को गुस्सा आ जाता तो? रोमन कैप्टन को जवाब देता है कि लॉरेंस इन सब में इतना ही जिम्मेदार है और मैंने तो बस उन्हें उनकी लापरवाही दिखाई है और मुझे नहीं लगता कि अभी वाइकाउंट को शादी के टूटने के बारे में पता है, इसलिए वो मुझे सजा नहीं देते। ये सब सुनकर कैप्टन जोनाथन सोचते हैं कि कोई आदमी अचानक से इतना कैसे बदल सकता है। अगले चैप्टर की शुरुआत में हमें बेक जूंगयूक की पहली जिंदगी को दिखाया जाता है। जब बेक जूंगयूक छोटा होता है, हम देखते हैं कि बेक जूंगयूक गड्ढे में बैठा ऊपर की तरफ देख रहा होता है। ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और बेक जूंगयूक से कहता है कि तुम हेवनली डीमन के बेटे हो। अगर तुम सच में मेरे वारिस बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। और अगर इस दौरान तुम मर भी जाते हो, तो मेरे 12 बच्चों में से एक के मरने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर सभी मर जाते हैं, तो मैं और बच्चे पैदा कर लूंगा। अगर तुम सच में अपने आप को काबिल दिखाना चाहते हो, तो तुम्हें ताकत में सबसे ऊपर जाना होगा। हम देखते हैं कि उस गुफा में उसके साथ और भी बच्चे होते हैं जो उसको घूर रहे होते हैं। उनमें से एक आकर बेक जूंगयूक को मारना शुरू कर देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि हेवनली डीमन का बेटा होने पर भी वह कितना कमजोर है। बेक जूंगयूक उस पर हमला करने के लिए आता है, पर वह दूसरा लड़का उसको बहुत मारता है। जहां पर बच्चे इस उम्र में अपनी माँ बाप के जरिए बचाए जाते हैं, वहीं पर बेक जूंगयूक को इस उम्र में एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया गया जहां सिर्फ ताकतवर ही राज करते हैं। सीन डिमिट्री मैंशन पर शिफ्ट होता है। रोमन नहा रहा होता है और अपनी कमजोर बॉडी के बारे में सोच रहा होता है। वो ब्लड फैंग के बारे में सोचता है, जिसको उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया होता है। हेवनली डीमन बेक जूंगयूक अपने रास्ते में आए सभी को मार देता था और उनको भी जो उसको मारना चाहते थे। रोमन ने अपनी पहली जिंदगी ऐसे ही जी थी और अभी भी कुछ नहीं बदला, भले ही वो रोमन की बॉडी में है। रोमन सोचता है कि ऐसे फिर से करना खतरनाक हो सकता है। अभी तक उसने इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जाना और उसकी पुरानी ताकत भी अभी उसकी पुरानी जिंदगी के आसपास भी नहीं है। तभी एक नौकर बाहर से उसको कहता है कि उसको लॉर्ड बैरन ने बुलाया है। बैरन के ऑफिस में कैप्टन जोनाथन बैरन को सब कुछ बता रहे होते हैं, जिसको सुनकर वे चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या रोमन सच में इतना बदल गया है। कैप्टन जोनाथन बैरन को कहते हैं कि ये तो पक्का है, यंग मास्टर रोमन अब पहले जैसे नहीं रहे। बैरन कैप्टन जोनाथन को बताते हैं कि कैसे रोमन उनके मुश्किल समय में भी उनके साथ था जब वे लोग कॉमनर थे। और मेरे तीनों बच्चों में रोमन अकेला ही है जिसके पास कोई खास चीज नहीं है। तभी हम रोमन और उसके पिता का पहला समय देखते हैं जब वे कॉमनर थे, जहां हम रोमन को अपने पिता को मेहनत करते देख उनको एक टॉफी इनाम में देते हुए देखते हैं और उनसे घर जल्दी आने के लिए कहता है। सीन प्रेजेंट में आता है। रोमन के पिता बताते हैं कि वे बस रोमन को खुश देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसका हर बार साथ दिया और उसको काफी सारे पैसे भी दिए ताकि उसके कॉमनर होने पर कभी मजाक न बन सके। और शायद इसी वजह से रोमन गलत रास्ते पर चल पड़ा। बैरन काफी इमोशनल हो जाते हैं, पर रोमन के ब्लड फैंग से अकेले निपटने के बाद उनको रोमन में एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी, जिसके लिए वे रोमन का साथ देंगे। तभी वहां रोमन आता है। उसके पिता बारोन उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ब्लड फैंग को अकेले ही खत्म किया। रोमन बारोन रोमेरो का चेहरा देखकर सोचता है कि बारोन को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और अगर मैंने सब सच बता दिया
तो ये मुझे उम्मीद की किरण की तरह देखेंगे। और अगर मैं अभी पीछे हट गया, तो मुझे अपने आप को ताकतवर बनाने का कुछ समय मिल जाएगा। रोमन सोच रहा होता है कि क्या उसका सब कुछ बताना सही होगा। सीन उसकी पास्ट लाइफ पर शिफ्ट होता है, जहां उसको वही लड़का उस गुफा में मार रहा होता है। पर बाइक जूंग युक अपने पास से पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देता है और उसको उसी पत्थर से खत्म कर देता है। वहां पर मौजूद सभी बच्चे डर से कांपने लगते हैं और खड़ा होकर उनसे कहता है, पूरी गुफा में ये बात फैला दो कि मैंने ही तुम्हारे बॉस को मारा है। प्रेजेंट में रोमन लॉर्ड बारोन को सब कुछ बता देता है, क्योंकि शायद बेचारे रोमन को छुपाना नहीं आता। चैप्टर की शुरुआत दिमित्री ट्रेनिंग ग्राउंड से होती है, जहां बैरन दिमित्री के अचानक आने पर सभी सैनिक ट्रेनिंग रोककर उन्हें सम्मान देते हैं। उन्हें देखकर वाइस कैप्टन क्रिस परेशान हो जाता है कि आखिर लॉर्ड आज यहाँ क्यों आए हैं। तभी कैप्टन घोषणा करता है कि लॉर्ड के बड़े बेटे रोमन दिमित्री एक तलवारबाजी के द्वंद में हिस्सा लेने वाले हैं और जो भी उनसे लड़ना चाहता है वह आगे आ सकता है। यह सुनकर क्रिस पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसके बाद दृश्य 1 घंटे पहले का दिखाया जाता है, जहां रोमन अपने पिता बैरन दिमित्री के सामने ब्लड फैंग गैंग को अकेले खत्म करने की वजह बताता है। रोमन उन्हें यकीन दिलाता है कि वह गुप्त रूप से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था और खुद को बदलना चाहता था। वह समझाता है कि ब्लड फैंग के लोग किसी वफादारी से नहीं बल्कि डर और मजबूरी से जुड़े थे। इसलिए उसने खुद को चारा बनाकर उनके नेता बेन माइल्स को बाहर निकाला और उसे ढेर कर दिया, जिससे बाकी गैंग अपने आप टूट गई। रोमन के पिता यह सुनकर घबरा जाते हैं और चिल्लाकर रोमन को ऐसा खतरनाक काम करने के लिए डांटते हैं। पर मन ही मन रोमन की इस समझदारी और साहस से प्रभावित होकर बैरन उसकी तलवारबाजी अपनी आंखों से देखने के लिए इस द्वंद्व का फैसला करते हैं। दृश्य वापस ट्रेनिंग ग्राउंड पर लौटता है। रोमन के सामने आने से सभी नाइट्स डर रहे होते हैं, क्योंकि जीतने पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और गलती से रोमन को चोट लगने पर उनकी बदनामी होगी। कोई स्वयंसेवक आगे नहीं आता, तो कैप्टन सीधे क्रिस को आगे आने का आदेश देता है। क्रिस को तुरंत 1 साल पहले की एक घटना याद आती है, जब उसने एक सराय में शराबी रोमन को हंगामा करते और कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करते देखा था। उस समय जब क्रिस ने उसे रोकना चाहा तो गुस्से में रोमन ने उसे थप्पड़ मार दिया था। उस दिन से क्रिस जानता था कि रोमन शारीरिक रूप से बेहद कमजोर और एक निकम्मा इंसान है। वर्तमान में जब कैप्टन क्रिस को बताता है कि रोमन ने अकेले ब्लड फैंग को हराया है, इसलिए यह द्वंद्व वही लड़ेगा, तो क्रिस के पास कोई रास्ता नहीं बचता। तभी उसके मन में एक विचार आता है। वह बैरन के सामने एक शर्त रखता है कि वह इस द्वंद्व को एक वास्तविक युद्ध की तरह लड़ेगा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। क्रिस को लगता है कि रोमन ने ब्लड फैंग वाली बात में झूठ बोला है और वह इस मौके का फायदा उठाकर उसे सबक सिखाना चाहता है। कैप्टन को लगता है कि रोमन इस खतरनाक शर्त से पीछे हट जाएगा, लेकिन रोमन बिना किसी झिझक के हाँ में सिर हिला देता है। क्रिस को उम्मीद थी कि रोमन डरा हुआ होगा, लेकिन उसकी जगह रोमन के चेहरे पर एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान होती है, जिससे क्रिस का खून खौल उठता है। दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और कैप्टन के द्वंद्व शुरू करो के आदेश के साथ ही रोमन और क्रिस के बीच एक जबरदस्त मुकाबले की शुरुआत होती है। जैसे ही कैप्टन बिगिन बोलते हैं, वाइस कैप्टन क्रिस एकदम तेजी से रोमन पर हमला कर देता है। क्रिस की रफ्तार देखकर वहां खड़े नाइट्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह शुरू से ही पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। लेकिन सबको झटका तब लगता है जब रोमन बिना किसी परेशानी के क्रिस का पहला वार ब्लॉक कर देता है। क्रिस को लगता है कि शायद ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन जब वह रोमन की स्टेबल डिफेंसिव स्टैंस और उसकी तलवार की ताकत को महसूस करता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल रोमन एक ऐसा पलटवार करता है जिससे क्रिस बाल बाल बचता है। वहां खड़े लोग हैरान रह जाते हैं कि रोमन ने लगभग क्रिस को हरा ही दिया था। क्रिस गुस्से में पागल होने लगता है और सोचता है कि भले ही रोमन बदल गया हो, वह उसे बुरी तरह पीटकर ही दम लेगा। वह फिर से लगातार हमले शुरू करता है, लेकिन रोमन बड़े आराम से उसके हर वार से बचता और ढाल बनता चला जाता है। क्रिस के मन में डर बैठने लगता है कि क्या रोमन ने सच में अकेले ब्लड फैंग को खत्म किया था। लेकिन वह अपने डर को झटक कर सोचता है कि इतने लोगों के सामने वह डिमित्री के मौरन से कभी नहीं हारेगा। तभी रोमन एक शांत मुस्कान के साथ कहता है, मुझे लगता है कि वार्म अप के लिए इतना काफी था। इस बार पहले मैं आऊंगा। इतना कहते ही रोमन एक ऐसी धमाकेदार रफ्तार से हमला करता है कि क्रिस को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। रोमन के हमले इतने भारी और लगातार होते हैं कि क्रिस सिर्फ ढाल बनकर मुश्किल से खुद को बचा पा रहा होता है। क्रिस समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हार जाएगा, इसलिए वो पीछे हटने की कोशिश करता है। पीछे हटते वक्त क्रिस को दिखता है कि रोमन के मूव में एक बहुत बड़ा गैप यानी कमजोरी है। क्रिस उस पर हमला करने ही वाला होता है कि उसे अचानक एहसास होता है
यह रोमन की एक चाल थी ताकि क्रिस लालच में आकर हमला करे। क्रिस के दिमाग में आता है, मैं हार गया, उसने मुझे फांसा लिया। अपनी जान बचाने और हारने के डर से क्रिस अचानक अपनी तलवार में वन स्टार ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है। वो इतने गुस्से और हड़बड़ाहट में होता है कि उसके मुंह से चीख निकल जाती है। ये देखकर बैरन डिमित्री और कैप्टन जोनाथन डर के मारे चिल्लाते हैं, क्रिस, रुक जाओ। और रोमन, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और मैदान में धूल उड़ जाती है। सभी नाइट्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर वहां क्या हुआ और रोमन कहाँ गया। धूल हटने पर दिखता है कि रोमन बड़े आराम से एक तरफ खड़ा है और गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत कर रहा है, जबकि क्रिस बुरी तरह हाफ रहा है और उसकी तलवार के दो टुकड़े हो चुके हैं। इसी के साथ यह जबरदस्त मुकाबला खत्म होता है, जहां रोमन ने बिना किसी औरा के वाइस कैप्टन क्रिस को पूरी तरह से ढेर कर दिया। चैप्टर की शुरुआत क्रिस के पास्ट के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। क्रिस कोई आम नाइट नहीं, बल्कि कैप्टन जोनाथन का सबसे हौसलामंद स्टूडेंट और एक 2 स्टार ऑरा नाइट है, जिसने बेहद कम उम्र में मना को महसूस करके ये मुकाम हासिल किया था। वह एक ऐसा जीनियस है जो अपनी नेचुरल टैलेंट के साथ साथ कड़ी मेहनत पर यकीन रखता है। लेकिन वर्तमान में सभी लोग दंग हैं। कैप्टन जोनाथन और बैरन डिमित्रिया को यकीन नहीं हो रहा कि जो लड़का एक महीने पहले तक सिर्फ हंगामा करता था, उसने डिमित्रिया के सबसे बेहतरीन 2 स्टार ऑरा नाइट को ढेर कर दिया। कैप्टन जोनाथन हैरानी में बैरन से कहता है, यंग मास्टर कोई आम इंसान नहीं, वह स्वॉर्ड्समैनशिप के जीनियस हैं। यह सुनकर बैरन डिमित्री खुशी से झूम उठता है और पूरे महल में उसकी हंसी गूंजती है। अपने बेटे को एक जीनियस बनता देख वह इतना खुश होता है कि रोमन को पास बुलाकर कहता है, मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें इसके लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा, जो चाहिए मांग लो। बैरन को लगता है कि रोमन लॉरेंस परिवार के साथ अपनी एंगेजमेंट, शादी बचाने या 6 महीने बाद होने वाली जंग से भागने की मांग करेगा। लेकिन रोमन उन्हें शॉप देते हुए कहता है, मुझे जंग में अपने साथ जाने वाले सैनिकों को खुद चुनने का अधिकार चाहिए। बैरन उसकी इस समझदारी और दृढ़ता डिटर्मिनेशन को देखकर तुरंत हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रोमन की असली सोच कुछ और ही चल रही होती है। उसके मुताबिक क्रिस उनके हिसाब से स्किल्ड हो सकता है, लेकिन उसकी हेवनली डीमन की नज़र में वह द वर्स्ट, सबसे बेकार है, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के सबसे कमजोर योद्धा भी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर भी रोमन फाइट के आखिरी पल में दिखी उस अनजान ताकत ऑरा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। इधर होश में आने के बाद क्रिस गुस्से में बड़बड़ाता है। कैप्टन जोनाथन उसे आदेश देता है कि उसे लॉर्ड के कहने पर रोमन को ऑरा सिखाना होगा। क्रिस बिल्कुल तैयार नहीं होता, क्योंकि ऑरा यूज करने के बाद भी वह रोमन से पिटकर बेहोश हो गया था और अब उसे ही सिखाना पड़ रहा था। तभी कैप्टन उसे एक लालच भरा ऑफर देता है, अगर तुम रोमन के बदलाव का पता लगाओगे तो मैं तुम्हें अपनी 3 स्टार ऑरा की सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा। ये सुनकर क्रिस फौरन मान जाता है। रात को रोमन अपने सर्वेंट हांस से बात करते हुए समझता है कि इस दुनिया के लोग जिसे ऑरा कहते हैं, वह असल में केई का ही एक रूप है। लेकिन इस दुनिया के लोग चेई का बहुत गलत और वेस्ट फिजूल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुरिम के तरीके से बिल्कुल अलग है। रोमन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है और वह सोचता है, मुझे इस दुनिया की ताकत को और अच्छे से समझना होगा। कल ट्रेनिंग में मैं खुद इसे देखूंगा। और इसी के साथ कल होने वाली ट्रेनिंग में एक नए धमाके की तैयारी हो जाती है। चैप्टर की शुरुआत अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड से होती है, जहां क्रिस गुस्से को दबाते हुए रोमन को ऑरा की बेसिक्स समझाना शुरू करता है। क्रिस बताता है कि ऑरा असल में माना का ही एक रूप है, जो नाइट्स इस्तेमाल करते हैं। मैजिशियंस जहां माना को सर्कल्स में स्टोर करते हैं, वहीं नाइट्स इसे अपनी पूरी बॉडी में फैलाकर रखते हैं और सही समय पर अचानक रिलीज करके आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकत हासिल करते हैं। क्रिस बड़े घमंड में सोचता है कि तलवारबाजी और माना का ताल्लुक बिल्कुल अलग है। उसे लगता है कि रोमन को माना महसूस करने में ही साल भर लग जाएगा और तब उसे असलियत का एहसास होगा। लेकिन क्रिस ये नहीं जानता कि रोमन अपनी हेवनली डीमन गॉड आर्ट की वजह से इस दुनिया के माना को पहले ही महसूस करके अपने डांतियन में स्टोर कर चुका है। रोमन बस चुपचाप इस दुनिया का तरीका देखना चाहता है। क्रिस बताता है कि बॉडी में फैले माना को जब एक सिंगल पॉइंट पर फोकस किया जाता है, तब ऑरा मैनिफेस्ट होता है और ऐसा होते ही बंदा 1 स्टार ऑरा नाइट बन जाता है। वो बताता है कि ऑरा से स्वॉर्ड की ताकत बढ़ाई जा सकती है या बॉडी पर अप्लाई करके शॉर्ट बर्स्ट दिया जा सकता है। और तभी अचानक क्रिस की बोलती बंद हो जाती है। उसके सामने रोमन बिना किसी मेहनत के तुरंत ऑरा मैनिफेस्ट कर देता है। रोमन ऑरा को देखकर समझ जाता है कि इस दुनिया का तरीका एकदम फिजूल है। मुरिम में जहाँ ची से बॉडी की गंदगी साफ होती है,
और ताकत दांतियन में जमा होती है। वहीं इस दुनिया के लोग माना को बस बॉडी में छोड़ देते हैं, जिससे वो जितनी अंदर आती है उतनी ही तेजी से बाहर निकल जाती है। रोमन के मुताबिक ये तरीका बेहद इनएफिशिएंट है और इससे 100 साल में भी कोई टॉप पर नहीं पहुंच सकता। दूसरी तरफ क्रिस परेशानी और गुस्से में चिल्लाने लगता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम पहले से माना चलाना जानते थे। उसे लगता है कि रोमन ने 2 साल पहले जानबूझकर थप्पड़ मारा था और अपनी ताकत छुपाई थी, क्योंकि क्रिस को खुद 2 स्टार तक पहुंचने में 10 साल की नरक जैसी मेहनत लगी थी। रोमन को हंसता देखकर क्रिस पूछता है, क्या मेरी 10 साल की मेहनत तुम्हारे लिए मजाक है? तब रोमन उससे एक गहरा सवाल पूछता है। उसे लगता है कि रोमन ने 2 साल पहले जानबूझकर थप्पड़ मारा था और अपनी ताकत छुपाई थी, क्योंकि क्रिस को खुद 2 स्टार तक पहुंचने में 10 साल की नरक जैसी मेहनत लगी थी। रोमन को हंसता देखकर क्रिस पूछता है, क्या मेरी 10 साल की मेहनत तुम्हारे लिए मजाक है? तब रोमन उससे एक गहरा सवाल पूछता है, क्या तुमने इस मुकाम तक आते वक्त अपनी ट्रेनिंग के तरीके पर कभी एक बार भी सवाल उठाया? रोमन कहता है कि लोग आंख बंद करके पुराने तरीकों को फॉलो करते हैं, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है और इसमें कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। रोमन कहता है कि वो उसकी मेहनत का मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि इस बात पर हंस रहा है कि उसने कमी होने के बावजूद कभी इस तरीके पर सवाल नहीं किया। रोमन उसे बताता है कि बदलाव जरूरी है, जैसे उसने खुद अपने पिता के तरीकों को छोड़कर अपनी हेवनली डीमन गॉड आर्ट को परफेक्ट किया। यह सुनकर क्रिस हैरान रह जाता है और उसकी सारी अकड़ टूट जाती है। रोमन जब ट्रेनिंग खत्म करके जाने लगता है, तो क्रिस अपना सारा घमंड छोड़कर उसे रोकता है और हाफते हुए पूछता है, मैं हार मानता हूँ, मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे जितना ताकतवर बनने के लिए आगे क्या करना होगा। मैं अपना ये शरीर तुम्हें समर्पित डेडिकेट करने के लिए तैयार हूँ। क्रिस को अपना घमंड फेंकते हुए देखकर रोमन के चेहरे पर एक शैतानी और धांसू मुस्कान आती है और वह सोचता है, इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ क्रिस अब पूरी तरह से रोमन का वफादार बनने की राह पर निकल पड़ता है। फिर रोमन को अपनी पहले जिंदगी याद आती है। क्रिस को अपना घमंड फेंकते हुए देखकर उसे ब्लड डीमन की याद आती है। क्रिस को अपना घमंड फेंकते हुए देखकर उसे ब्लड डीमन की याद आती है। एक ऐसा मार्शल मास्टर जिसने गुजरे जमाने में पूरे ब्लड डीमन कल्ट को एक किया था और मुरिम पर राज किया था। डिमोनिक फैक्शन पर कब्जे के लिए उसकी बेग जोंग्युक रोमन से भिड़ंत हुई थी और अंत में हारने के बाद उसने भी अपना घमंड भूलकर जोंग्युक से सीखने की भीख मांगी थी। क्रिस में बिल्कुल वही ताकतवर बनने की भूख दिख रही थी। रोमान मुस्कुराकर क्रिस से कहता है, मैं तुम्हें कोई बना बनाया जवाब नहीं दे सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे पुराने तरीकों में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? लेकिन अगर तुम खुद जवाब ढूंढना चाहते हो, तो मेरे साथ रहो। मैं 6 महीने में जम पर जा रहा हूँ। वहां देखो, मैं कैसे ताकतवर बनता हूँ। अगर तुम 10 साल तक मेरे साथ टिके रहे, तो तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। यह सुनकर क्रिस सीधे कैप्टन जॉनथन के पास जाता है। अपने 10 साल की उन सभी तारीफों और 2 स्टार नाइट के रुतबे को पीछे छोड़ते हुए वह क्लेंच्ड फिस्ट के साथ ऐलान करता है, मैं यंग मास्टर के साथ जंग के मैदान में जाऊंगा। मुझे और ताकतवर बनना है। कैप्टन जॉनथन समझ जाता है कि क्रिस ने बहुत बड़ा फैसला किया है। वह उसे डेमेट्री नाइट से मुक्त कर देता है ताकि वो रोमान के साथ जा सके और सोचता है कि अगर क्रिस जैसा धांसू नाइट उसे फॉलो कर रहा है, तो रोमान अब बिल्कुल भी मोरोन नहीं रहा। इसके बाद रोमान क्रिस से कहता है, मेरे पीछे आओ। अगर जंग में जिंदा रहना है, तो तुम्हें एक सीक्रेट वेपन की जरूरी तैयारी करनी होगी। क्रिस खुशी से उसे यस मास्टर बोलता है। दूसरी तरफ महल के बाहर आम लोगों में रूमर्स अफवाहें फैल रही हैं कि रोमान ने अकेले ब्लड फैंग को एक छोटी सी ट्विक से साफ कर दिया। वहीं पर केविन नाम का एक लड़का साफ सफाई कर रहा होता है। वह सोचता है कि रोमान ने उन्हें बचाने के लिए अपना वादा पूरा किया और उनका कर्ज मिटा दिया। केविन के मन में आता है कि इस दुनिया में ब्लड फैंग जैसे बहुत से दरिंदे हैं और उसे भी रोमन जैसा ताकतवर बनना है ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर सके, पर उसे रास्ता नहीं पता होता। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है, केविन। केविन मुड़कर देखता है तो चौंक जाता है। सामने खुद यंग मास्टर रोमान खड़े होते हैं। केविन तुरंत झुककर उनका शुक्रिया अदा करता है कि उनकी वजह से उसकी फैमिली बच गई और उसे हांस की वजह से एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। रोमान हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम मेरी शर्त सुनोगे तो तुम्हें शुक्रिया अदा करने का मौका मिलेगा। मैं तुम्हारे परिवार को एक आरामदायक घर, अच्छा खाना और एक बेहतरीन जिंदगी दूंगा। अगर तुम मुझे अपनी वफादारी दोगे, तो मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। केविन बिना एक पल गवाए अपनी उंगली काटकर खून निकालता है
और कहता है मैं अपनी जान आपको समर्पित करता हूँ। आप कहेंगे तो मैं मरने को तैयार हूँ और आप कहेंगे तो मैं किसी को भी मार दूंगा। अपने खून से वफादारी दिखाने का ये जुनून देखकर रोमन को मैट डीमन की याद आती है, जो उसके एक आदेश पर सैकड़ों दुश्मनों के सामने अकेले मौत के मुंह में कूद जाता था, पर एक कदम पीछे नहीं हटता था। रोमन के चेहरे पर एक शैतानी और सॉलिड चमक आती है और वह सोचता है, क्रिस को देखकर ब्लड डीमन याद आया और इसे देखकर मैट डीमन। यहाँ आना फायदेमंद रहा। वो केविन की तरफ देखता है और कहता है, ऑल राइट, आज से तुम मेरे हो। और इसी के साथ रोमन जंग के लिए अपनी सबसे खतरनाक और वफादार फौज तैयार कर रहा है।